बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? अगर नहीं तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक प्याज की तरह है। आपने प्याज तो देखा ही होगा। तो बच्चों प्याज में क्या होता है कि उसकी एक बाहरी परत होती है, यानी कि उसके बाहर एक छिलका होता है, और जब उस छिलके को हम लोग निकाल देते हैं तो अंदर दूसरा छिलका दिखाई देता है, यानी कि दूसरी परत दिखाई देती है। और जब हम लोग दूसरी परत को भी निकाल देते हैं, यानी दूसरी छिलके को भी निकाल देते हैं, तो अंदर तीसरा छिलका दिखाई देता है, यानी कि तीसरी परत दिखाई देती है। ऐसे करते करते अंत में खत्म हो जाता है। इसी तरह बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ये भी कई परतों में बटी होती है। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्वेस, और स्वेस ने पृथ्वी के जो आंतरिक परत है उसको 3 भागों में बांटा है। जो सबसे बाहरी परत है उसका उन्होंने नाम रखा क्रस्ट, जो बीच का भाग है उसका नाम उन्होंने रखा मेंटल, और जो सबसे आखिरी परत है, सबसे निचली परत है, उसका नाम उन्होंने रखा कोर। यानी कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इन सब के बारे में बच्चों हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। बच्चों अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ठीक अभी पता नहीं लगाया जा सका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी मानव पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख ही नहीं पाया है। अगर सबसे गहरे खान की बात करें तो अफ्रीका की जो खानें हैं वो भी केवल 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी हैं। इससे अंदर अभी जा पाना संभव ही नहीं हो पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों जितनी हम गहराई में जाते हैं वैसे उतना ही तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर बच्चों हम लोग ड्रिल की बात करें तो जो सबसे गहरा ड्रिल है वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में है, जिसकी गहराई कितनी है? 12 किलोमीटर है। और अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी से केवल 60 किलोमीटर तक की गहराई का पता लगाया जा सका है। तो बच्चों भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। अब हम उन स्रोतों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। बच्चों स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग ज्वालामुखी उद्गार की बात करेंगे और भूकंपीय विज्ञान की बात करेंगे, जिसको हम लोग सिस्मोलॉजी भी बोलते हैं। और अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे और टेम्परेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक स्रोत में, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भूकंप विज्ञान। तो आइए समझते हैं भूकंप विज्ञान आखिर में क्या होता है। बच्चों भूकंप विज्ञान में हम लोग भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर अप्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो इसमें भी क्या क्या होता है, मैंने भी आपको बताया भी था। डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, यानी कि घनत्व होता है, दाब होता है और ताप होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो कहती है बच्चों कि 1 मीटर घन के वॉल्यूम में जितना मास आता है वो उसका डेंसिटी कहलाता है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर हम लोग 1 मीटर घन के 2 क्यूब ले लें, क्या कहा मैंने? 1 मीटर घन के 2 क्यूब ले लें, और एक क्यूब में हम लोग रुई की बॉल डाल दें और दूसरे क्यूब में हम लोग लोहे की बॉल डाल दें, तो आप ही बताइए बच्चों इन दोनों में सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा? सिंपल सी बात है, जो इसमें लोहे की बॉल पड़ेंगी उस क्यूब का वजन ज़्यादा होगा, यानी कि लोहे की बॉल वाले क्यूब का घनत्व तो ज़्यादा होगा। समझ में आ गया ना बच्चों? बच्चों डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो प्रेशर से होता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। घनत्व जो होता है वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और बच्चों जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। तो बच्चों क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा? तो बच्चों वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से अंदर की सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो अगर घनत्व में वृद्धि होगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के बाहर से अंदर की तरह जाने पे घनत्व में वृद्धि होती है, यानी कि जितना हम अंदर जाएंगे उतनी भारी धातुएं मिलेंगी। क्यों बच्चों? क्योंकि अंदर घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है।
बच्चों एक बात और आप जान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है। यानी कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां से अगर 32 मीटर अंदर जाएंगे, गहराई खोदेंगे आप, तो टेम्परेचर में 1 डिग्री की वृद्धि होगी। उसके बाद और 32 मीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री की और वृद्धि, यानी कि कुल 2 डिग्री की वृद्धि होगी। लेकिन बच्चों ये जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक ही होती है। तो बच्चों इस तरह आपने ये जान लिया कि कैसे वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया है। बच्चों अब हम ये जानेंगे कि स्वेस के अकॉर्डिंग, जो वैज्ञानिक स्वेस हैं, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में कैसे बांटा है। ठीक है ना। तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है। मैंने पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिया, आंशिक टुकड़ा। ठीक है ना। और जिसके जो आप जो देख रहे हैं बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहाँ हैं? ये क्रस्ट के ऊपर हैं। आप जो घर बनाते हैं, जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, ये घर कहाँ बनाते हैं आप लोग? क्या मेंटल पे बनाते हैं? मेंटल तो बहुत गहराई में है। हम लोग क्रस्ट के ऊपर रहते हैं। हम लोग जो भी खेती करते हैं कहाँ करते हैं? क्रस्ट पे करते हैं। क्रस्ट को हम लोग हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है ना। तो भूपर्पटी पे ही हम लोग घर बनाते हैं, भूपर्पटी पे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को 3 भागों में जो बांटा गया है, जो आप देख रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो भूपर्पटी कहाँ से कहाँ तक है देखिए आप लोग, कितना हिस्सा है। मेंटल का कितना हिस्सा देखिए, कोर का कितना हिस्सा है आप लोग देखिए। तो अब आगे हम लोग वीडियो में क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में, यानी कि भूपर्पटी के बारे में। बच्चों जो क्रस्ट होता है, ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। देखिए आप लोग, सबसे बाहरी भाग है ना। और जो बेटा जो क्रस्ट की जो मोटाई होती है, ये महासागरों में सबसे कम होती है और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। अर्थात इसकी जो मोटाई होती है महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। ठीक है। और जो बच्चों जो क्रस्ट का निर्माण होता है वो सिलिका से होता है और एल्यूमिनियम से होता है। इसीलिए हम लोग क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं। SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम। और इस परत को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और जो क्रस्ट होता है, जो इसका घनत्व होता है, वो 2.75 से 2.90 तक का होता है। बच्चों अब हम लोग मेंटल की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग पिक में देख रहे हैं ना, मेंटल लिखा हुआ है। तो क्रस्ट का जो निचला भाग है वो मेंटल कहलाता है। क्रस्ट के जस्ट नीचे देखिए, ये मेंटल है। पृथ्वी की आयतन का 63% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही मेंटल होता है। जो मेंटल का निर्माण होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। इसीलिए इस परत को हम लोग सीमा कहते हैं। और बच्चों इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। और अगर घनत्व की बात करें तो मेंटल का जो घनत्व होता है 2.90 से 4.75 तक होता है। और बच्चों एक बात और नोट कर लीजिए कि हम लोग मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ऑफ द अर्थ। अब बच्चों हम लोग सबसे अंदर की परत की बात करेंगे, जिसको कहते हैं कोर, यानी कि क्रोड। तो मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। और ये जो क्रोड होता है ये पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग होता है। ठीक है ना। और जो कोर होता है इसका निर्माण निकिल से और फेरस से होता है, जिसको लोहा भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग कोर को निफे बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण Ni + Fe यानी कि निकिल और फेरस से हुआ है। और बच्चों ये जो कोड है, इस क्रोड को हम लोग बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। यानी अगर रिवीजन कराएं आपको, तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रस्ट है इसको लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं, और क्रोड को हम लोग बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम तुलना कराएं कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में किसका आयतन ज़्यादा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों मान लिया कि पृथ्वी का आयतन 100% है। ठीक है ना। तो इसमें जो भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट है वो केवल 1% होगा, और जो मेंटल होगा वो 84% होगा, और जो क्रोड होगा वो 15% होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन होगा? मेंटल होगा, उसके बाद क्रोड होगा, उसके बाद भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट होगा। ठीक है बच्चों। यानी बच्चों कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे ज़्यादा भाग किसका है, तो आप क्या बताएंगे? मेंटल का। कितना है? 84%। बच्चों अगर हल्का सा रिवीजन की बात करें तो इस चैप्टर में आपने ये सीखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जिसमें आपने ये जाना कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्वेस के अनुसार पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर।
और आपने ये जाना कि जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है, मेंटल बीच का परत होता है और क्रोड सबसे आखिरी परत होता है। ठीक है ना बच्चों। और आपने ये भी जाना कि जो क्रस्ट होता है इसको हम लोग सियाल कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। और जो मेंटल है उसको हम लोग सीमा कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। और जो क्रोड होता है सबसे निचली परत होती है, इसको लोग निफे बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण निकिल और फेरस से होता है। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देख चुके होंगे आप लोग, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।